हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चहल एकेडमी प्रीलिम्स एनवायरनमेंट सीरीज। हम यहाँ पे एनवायरनमेंट के पीवाई क्यूज कर रहे हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर में। हम आज ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1995 से लेकर, और अभी लास्ट में जो भी हमारा 2024 तक हमारे जो पेपर हुए हैं उन सभी को हम वन बाय वन करके कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन 2010 के बाद से हमारे मेनली ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि 2010 से पहले जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, ये इसके बाद में इससे पहले जो हमारा फॉरेस्ट सर्विसेज का साथ में पेपर नहीं होता था, लेकिन जब फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर स्टार्ट साथ में होने लगा, यानी फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक ही कॉमन पेपर होता है प्रीलिम्स का। इसलिए प्रीलिम्स के अंदर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट के, क्योंकि एनवायरमेंट में अब उन उन लोगों से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो फॉरेस्ट सर्विस को अपना एम बनाए हैं। तो डेफिनेटली क्वेश्चन हमारे जो सीएससी में भी एनवायरमेंट के इनडायरेक्टली बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही पेपर है। तो 2010 के बाद से हमारे ज्यादा पेपर क्वेश्चन आते हैं, 11-12 से ज्यादातर आने लगे हैं। लेकिन अगर हम 1995 से लेकर 2000 तक में देखें तो टोटल हमारे पास अभी कम क्वेश्चन है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 2010 के बाद की जब सीरीज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 20-20 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे एक साल में ही पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर में। आइए इन क्वेश्चन को वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये शायद आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि डीजल, हाइड्रोजन, कोल और केरोसिन में अगर हम किसी को बर्न करेंगे तो सबसे कम जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस पड़ेंगे वो किस में पड़ेंगे। डेफिनेटली हाइड्रोजन जो होगा उसके अंदर में कम पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस होगा हाइड्रोजन के ऊपर कम पड़ेगा। लेकिन अगर हम डीजल यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो ये हम इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज द हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट फ्यूल। डेफिनेटली हाइड्रोजन जो है हमारा क्लीनेस्ट फ्यूल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम बाकी को अगर बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ में वो बहुत सारी चीजें भी एमिट करता है। इट डज नॉट एमिट हार्मफुल पॉल्यूटेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये एमिट नहीं करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये एमिट नहीं करेगा, पार्टिकुलेट मैटर ये बहुत ज्यादा एमिट नहीं करेगा। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जो है कंपैरेटिवली कम करता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो होगा अगर कहीं पे लिया जाएगा, कहीं पे एज अ फ्यूल अगर हम यूज करेंगे तो या तो ऑक्सीजन के साथ में इसको लिया जाएगा, और जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो जनरली हमारा जो वेस्ट आएगा वो स्टीम या फिर वेपर की फॉर्म में यहाँ पे एमिट होगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाता है वो सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलीव टू द बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप सो फार। बायोस्फीयर रिजर्व वो रीजन होते हैं जहां पे हमारा एटमॉस्फेयर, जहां पे हमारा लिथोस्फेयर और जहां पे हमारा हाइड्रोस्फेयर आके मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे तीन चीजें होंगी, हाइड्रोस्फेयर होगा, लिथोस्फेयर होगा, लिथो का मतलब होता है रॉक यानी रॉक वाला स्फेयर, हाइड्रो मतलब पानी, और एटमॉस्फेयर जहाँ पे होगा उसका जो जंक्शन पॉइंट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और ऐसे रिजर्व जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है, ये 1995 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। और सेटअप सो फॉर यानी 1995 तक तो एटलीस्ट वो नहीं हुआ था, तो ऐसा कौन सा इसके अंदर में हो सकता है। ग्रेट निकोबार आप जानते हैं कि पहले से ही बहुत सारे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और अब के टाइम पे तो और भी यहाँ पे डेवलप हो गए। सुंदरबन में भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर में भी बहुत सारे रिजर्व हैं। तो अंडमान निकोबार में अगर हम देख पा रहे हैं, सुंदरबन में अगर आप देख पा रहे हैं, सुंदरबन मेनली जो वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है, और नंदा देवी जहाँ से हमारी गंगा रिवर भी निकल के आती है, और गौमुख से निकल के आते हैं, 5 पॉइंट से अलग अलग से निकल के आते हैं, सतोपंथ, भागीरथी और केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और गौमुख। तो उसमें से एक पॉइंट है हमारा नंदा देवी, तो वहां भी हमारे पास आसपास में आपको बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देंगे। बट गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये एक आप बोल सकते हैं मरुस्थल जैसा है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में आपको बहुत ज्यादा बायोस्फीयर या फिर कंपैरेटिवली वहां उस टाइम तक तो नहीं बने थे। तो डी इज करेक्ट आंसर, गल्फ ऑफ कच्छ में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे
1995 तक हमारे पास नहीं था। तो आंसर इज गल्फ ऑफ कच्छ। ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये एक नेशनल पार्क, मैराइन नेशनल पार्क है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है। मैराइन नेशनल पार्क का मतलब होता है जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनके अंदर में जितनी भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उन सभी को, यानी प्लांट्स, ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन सबको इक्वल लेवल की प्रोटेक्शन वहां पे दी जाती है। हम शेड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटलीस्ट अभी सिर्फ वाइल्ड लाइफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो भी प्लांट एनिमल होगी सबको बराबर लेवल की प्रोटेक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड की जाती है, उन्हीं को हम बोलते हैं नेशनल पार्क्स। और मैराइन एरिया में अगर है तो डेफिनेटली मैराइन नेशनल पार्क, ये पहला मैराइन नेशनल पार्क है इंडिया में जो स्टैब्लिश हुआ 1982 के अंदर में, गल्फ ऑफ कच्छ का। इसके अंदर आप देखेंगे कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स और मैराइन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसमें शार्क भी दिखेंगे, सी टर्टल्स भी हैं, डॉल्फिन भी आपको दिखाई देती हैं। आपको एक और चीज बता दें कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और नेशनल पार्क में एक जो बेसिक डिफरेंस है, नेशनल पार्क में उस एरिया में रहने वाले सारे प्लांट्स और एनिमल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ प्लांट या कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में कई बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी खोल दी जाती है। यानी हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी नेशनल पार्क के अंदर हो या फिर सेपरेट हो, बट आपको जो याद रखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्टिकुलर स्पीशीज पे फोकस है और नेशनल पार्क में ऑल दी स्पीशीज पे फोकस है। नेक्स्ट आते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान निकोबार में है। 1989 में इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना है और यहाँ पे निकोबार मेगापोड्स, जो कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में दो है, कैंपेल है और एक है गलाथिया नेशनल पार्क, यानी इसी नेशनल पार्क से मिलते जुलते, यानी इसे बिल्कुल पास में ही दो है। यहाँ पे अगर ट्राइब्स की बात करें तो शॉम्पेन और निकोबारीज यहाँ पे हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आंसर इज डी, गल्फ ऑफ कच्छ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार सुंदरबन और देख लेते हैं। सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है, आप जानते ही है। 1989 में इसको डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे भी आपको मैंग्रोव दिखाई देंगे। आप जानते ही है मैंग्रोव एक ऐसे ट्रीज होते हैं जो हमें कोस्ट लाइन पे ही दिखाई देते हैं, लगभग पूरी कोस्ट लाइन पे आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादा हमें यहाँ दिखाई देते हैं, यहाँ दिखाई देते हैं और इन पर्टिकुलर रीजन में दिखाई देते हैं। बाकी कोस्टल एरिया में भी प्रेजेंट रहते हैं बट उतने कंपेरेटिवली नहीं होते। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे आपको मिलेगा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलेगा। डेफिनेटली ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। साइक्लोन और यहाँ पे जो स्टॉर्म सर्जेस आती है स्पेशली बे ऑफ बंगाल में, उससे कई बार इन जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो बचाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो भीतर कनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है, ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी प्री में पूछा गया था कि 2004 का जो सुमत्रा सुनामी था उसके अंदर में हमें किस वाले फॉरेस्ट ने प्रोटेक्ट किया था। तो आंसर था भीतरकनिका, ओडिशा के अंदर में आपको ये मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन पास में आते रहे। तो इसमें सुंदरबन नेशनल पार्क है जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं बायोस्फीयर का, जो बायोस्फीयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऊपर का ट्रांजिशन जोन होता है, फिर बफर जोन होता है और नीचे का कोर होता है। तो कोर है, यहाँ पे हमारे पास बफर जोन है और ये हमारे पास ट्रांजिशन जोन है। तो ये जो इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में एक नेशनल पार्क भी हमने यहाँ पे बना दिया है। ओके, बढ़ते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड के अंदर में नंदा देवी, और यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर एक बहुत बड़ा फेमस प्लेस है, नेशनल पार्क भी है यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क। अगर आप इसको हेरिटेज साइट में देखेंगे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी ये लिस्टेड है। और ये हिमालय की जो चोटी है उस पर आपको मिलेगा। मस्क डियर भी यहाँ पे मिलेगा। ब्रह्मा कमल एक तरह का रेयर हिमालयन फ्लावर है, वो आपको मिलेगा। स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे मिलता है और बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी आपको इस एरिया में देखने को मिलती है। तो ये जो इसका आंसर होगा दैट इज द गल्फ ऑफ कच्छ, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 2। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। पूछा गया है कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है विद रिगार्ड टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 ये हमारा करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग।
तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट की बात करेंगे तो ए, यानी कोई भी फॉरेस्ट पॉलिसी है तो आप ये याद रखिएगा तो ज्यादातर प्रोटेक्शन के बारे में ही वो बात कर रहे होंगे। तो एफॉरेस्टेशन हो, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड हो डेफिनेटली, रिफॉरेस्टेशन एंड रीप्लांटेशन हो डेफिनेटली। थर्ड, एनकरेजिंग द वुड सब्स्टिट्यूट्स एंड सप्लाई अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, यानी डेफिनेटली हम अगर वुड को एज अ ऑप्शन लेके चलेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट कटिंग करेंगे। अगर फॉरेस्ट कटिंग होगी तो पॉलिसी में डेफिनेटली आप, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आप फॉरेस्ट कटिंग को अलाउ तो नहीं करेगी कोई भी पॉलिसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थर्ड भी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन फोर्थ को देखते हैं, प्रमोशन ऑफ वाइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। ओहो, यही यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या किसी पर्टिकुलर रीजन में टू रेस्ट्रिक्ट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय पेस्ट एंड इंसेक्ट। डेफिनेटली एक चीज को खत्म करने के लिए, यानी एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम जनरेट करने वाली बात होगी अगर हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छिड़क देंगे तो। क्योंकि वो जो प्लांट्स है जिन पे पेस्ट और इंसेक्ट लगा है वो तो ठीक है, वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन दूसरे प्लांट पे अननेसेसरी आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो ये तो डेफिनेटली कोई पॉलिसी नहीं बोलेगी। तो फोर्थ जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, तो डेफिनेटली जो मैंने बताया एफॉरेस्टेशन, रिप्लांटेशन और वुड सब्स्टिट्यूट, ये तीन ही हमारा करेक्ट होंगे। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ में। मैंग्रोव आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे, बॉर्डरिंग सी कोस्ट। बिल्कुल सही बात है। मैंग्रोव जो है इनको हम मंगल के नाम से भी पुकार सकते हैं। और यहाँ पे ये जो मैंग्रोव होते हैं इसके लगभग 80 सब स्पीशीज आपको दिखाई देंगी। और ये जो है आप बोल सकते हैं कि जो हमारे कोस्ट लाइन्स होते हैं उस पे आपको पूरा का पूरा एक कोस्ट लाइन पे दिखाई देंगे। और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में ज्यादातर कोस्ट लाइन में आपको ये मैंग्रोव्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अगर आप मैंग्रोव्स को देखते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट है डेफिनेटली, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, क्योंकि इनको टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है तो इसीलिए आपको ये दो रीजन में ही ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट में बहुत कम आपको दिखाएगा और पोलर में ना के बराबर आपको दिखाई देते हैं। तो दे एस्टैब्लिश द श्योर लाइन एंड एक्ट एज बल्क वॉक, यानी एक तरीके से दीवार की तरह एनक्रोचमेंट जो रोकता है हमारी सी की। क्या ये करेक्ट है? डेफिनेटली। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है, भीतरकनिका। भीतरकनिका एक ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसने हमें साइक्लोन से बचाया है, जिसने हमें सुनामी के फ्लड से बचाया है। तो ऐसे बहुत बार हुआ है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे एक एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए बहुत काम आता है। तो ए जो यहाँ पे है, ए, बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट है और आर जो है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द ए। तो फोर्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो बोथ आर एक्चुअली करेक्ट और एक उसको वो मेंशन करता है। इसको एक ट्रॉपिकल रीजन चाहिए, सब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए, सैलाइन वाटर डेफिनेटली, समुद्र के पास में तो सैलाइन वाटर तो ये अडेप्टेबल होगा ही। टाइड्स से भी ये अडेप्टेबल है क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है बहुत डीप रूटेड होता है। ये बहुत डीप रूट होने की वजह से बहुत बड़े बड़े अगर वेव्स भी आते हैं तो इसको आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं। मडी सॉइल होती है डेफिनेटली, वहां पे ड्राई सॉइल तो नहीं होगी अगर हम समुद्र के आसपास की बात करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फोर्थ का ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हम किसको यहाँ पे बोल सकते हैं? अब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, सबसे पहली बात है कि हमें ये देखना है कि हॉटस्पॉट हम बोलते किसको है। हॉटस्पॉट वो एरियाज है जहाँ पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन आज भी है, लेकिन बहुत फास्ट रेट से डिग्रेड हो गई है। बहुत फास्ट रेट से डिग्रेडेशन यहाँ पे चल रहा है। और इसकी अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो 1500 से ज्यादा स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया में एज एंडेमिक होनी चाहिए, एज एंडेमिक होनी चाहिए। और 70% से ज्यादा जो वहाँ पे हैबिटाट है, चाहे वो किसी भी तरह का वाटर हैबिटाट हो, एयर हैबिटाट हो, वो लॉस हो चुका हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन अगर चारों में से अगर हम देखेंगे तो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न हिमालयाज में, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स,
इसमें जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज द वेस्टर्न घाट। तो फिफ्थ का जो सी है वो करेक्ट है। ये आपको थोड़ा ये जो डेटा है आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से हमारे और हॉटस्पॉट इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स बताए गए हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालयास में भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा, सुंडालैंड में आपको दिखाई देगा, म्यांमार वाली साइड में आपको दिखाई देगा, अंडमान की साइड में आपको दिखाई देगा। तो वो मेन सबसे जो बेस्ट है, और वेस्टर्न घाट इसमें दिखाई देगा, तो उसका बेस्ट आंसर हमारा वेस्टर्न घाट इसके अंदर में आपको दिखाई देगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, एक बार पहले इसको भी देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इस मैप पे गौर करें, ये जो हमारा मैप है तो इसका ये वाला जो पार्ट है दिस इज द वेस्टर्न घाट। अब होता क्या था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंट्रल के पार्ट में यहाँ पे एक सह्याद्री नाम की एक हिल्स हुआ करती थी, और सह्याद्री से इसका कनेक्शन था, सह्याद्री से इसका कनेक्शन, धीरे धीरे वो कनेक्शन तो हट गया है। तो सह्याद्री जब ये कनेक्टेड था तो उस टाइम पे पूरे को हम यहाँ पे सह्याद्री ही बोला करते थे। वो धीरे धीरे कनेक्शन यहाँ पे टूट गया है, लेकिन अभी भी इसको हम सह्याद्री बोलते हैं। वैसे अगर बोला जाए तो ये वेस्टर्न घाट्स है, जिसको हम कभी कभी सह्याद्री भी बोलते हैं। मेन रीजन है सह्याद्री हिल का यहाँ पे होना। एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी आता है। 7400 से ज्यादा स्पीशीज है। हमने तो आपको 1500 का ही क्राइटेरिया बताया था जो कि एंडेमिक स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे 74 से ज्यादा जो स्पीशीज है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स। एंडेमिज्म इसके अंदर में, डेफिनेटली एंडेमिज्म का क्या मतलब होता है, जो उसी जगह पे आपको मिलेगा। तो मैनी स्पीशीज लाइक द लायन टेल्ड मोकैक्यू, नीलगिरी तहर, मालाबार शिवेट और यूनिक फ्रॉग स्पीशीज हमें यहाँ पे मिलती है, जो सिर्फ यहीं मिलेगी और दुनिया में कहीं और जाके नहीं मिलेगी। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इतनी है कि यहाँ से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो रीजन्स हैं, ठीक है, वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक्ट एज अ बैरियर फॉर द क्लाइमेटिक बैरियर इन्फ्लुएंसिंग मॉनसून एंड द ओरिजिन ऑफ द मेजर रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड, तो वो वेस्टर्न घाट की साइड से ही क्रिएट होती है। डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माधव गाडगिल की अगर हम बात करें, माधव गाडगिल कमेटी यहाँ पे सेटअप की गई थी। यहाँ पे कस्तूरी रंगन नाम की जो कमेटी है उसको भी सेटअप किया हुआ है। और अगर हम बात करेंगे तो अभी सुब्रमण्यम ये माधव गाडगिल ऑलरेडी यूपीएससी पहले पहुंच चुका है। तो जो 3 कमेटी है ये वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई। वेस्टर्न घाट आपको पता होगा, वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारा हमें आयरन भी मिलता है और मैग्नीशियम भी मिलता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा, एक तो माइनिंग लीगल भी होती है और इलीगल भी बहुत ज्यादा माइनिंग होती है। कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट है आप बोल सकते हैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कई बार एक लेवल से ज्यादा माइनिंग कर देती है, जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनको रोकने के लिए ऐसे स्पोर्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर, वेस्टर्न घाट्स। बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो कि ग्लोबल वार्मिंग पे हुई यहाँ पे, और 1997 में मैं आपको बता दूं कि 1972 में हमारी सबसे पहली मीटिंग होती है स्टॉकहोम के अंदर, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। स्टॉकहोम में डिसाइड हुआ कि हम दोबारा से कब मिलेंगे, दोबारा में मिलेंगे हम 1992 में, और दोबारा जो मिले उसको हम बोलते हैं रियो डी जेनेरियो की, या फिर इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अर्थ समिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1997 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1997 के अंदर में फिर जो यहाँ पे 1992 के अंदर में एक यहाँ पे बहुत सारे आप बोल सकते हैं बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स किए गए थे, जिसमें से एक था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC की जो मीटिंग होती है वो 1994 में जाके वो एक्टिव होगी, और 1995 से इसकी मीटिंग हर साल होने लगी। तो पहली मीटिंग 1995 में हुई, दूसरी मीटिंग 1996 में हुई, और तीसरी मीटिंग 1997 में हुई। यानी सबसे पहले हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ,
फिर दोबारा से मीटिंग हुई हमारी पूरे, आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनली जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो भी पॉल्यूशन करते हैं या नहीं करते हैं, डेवलपिंग कंट्री, 190 कंट्रीज के आसपास ये मीटिंग हुई इनकी। और 1992 में ये ब्राजील के अंदर में मिले, जिसको हम रियो डी जेनेरियो समिट बोलते हैं। और इसके बाद में 1997 के अंदर में इनका जो है दोबारा से एक मीटिंग हो रहा है। लेकिन वो जो मीटिंग है उससे पहले इन्होंने ये यूएनएफ ट्रिपल सी बना लिया था। यूएनएफ ट्रिपल सी 1994 के अंदर में फाइनली एक्टिव हो गया, बना 1992 में था, फोर्स में 1994 में आया। और जैसे ही फोर्स में आया यूएनएफ ट्रिपल सी, नेक्स्ट ईयर से मीटिंग स्टार्ट हो गई। और जो पहली मीटिंग हुई है उसका नाम था कोप 1 मीटिंग। जो सेकंड मीटिंग हुई है वो हुई है हमारी कोप 2 मीटिंग। और जो थर्ड मीटिंग हुई है उसको हम बोलते हैं कोप 3 मीटिंग 1997। और ये मीटिंग हुई थी हमारी क्योटो के अंदर में, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो पहली मीटिंग जो है वो बर्लिन में हुई थी, दूसरी मीटिंग जो है वो जिनेवा में हुई थी। जिनेवा यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है, बर्लिन जो है वो जर्मनी के अंदर में। तो यहाँ पे थर्ड मीटिंग जो है वो जापान के अंदर में होती है। तो इनमें से क्योटो इज द करेक्ट आंसर। क्योटो 1997 में हुई सबसे बड़ी वर्ल्ड एनवायरमेंट की कॉन्फ्रेंस है, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, हमारे जो करेक्ट आंसर है क्योटो, तो एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ पे जापान, क्योटो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिस क्लाइमेट से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन हुए। ये 2005 में आप बोल सकते हैं फोर्स में आई। और इसका जो टारगेट पीरियड था वो था 2008 से लेकर 2012 तक। इन्होंने टारगेट किया कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज, एक तरीके से एक तो इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इन्होंने बहुत सारा पॉल्यूशन किया है। पिछले 150 साल से 200 साल से ये पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो अगर इस पॉल्यूशन को कम करना है तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं को डालनी चाहिए। यानी जो मेन रीजन है वही सॉल्यूशन बने, तो जरूरी है कि उनको भी इसके अंदर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि हमारा प्री इंडस्ट्रियल से पहले जो हमारा टेम्परेचर था एक तो उसको कम करना है। और जो यानी अगर पहले टेम्परेचर कुछ भी था, अगर 33 डिग्री सेल्सियस था, तो हम उससे ज्यादा अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है कि हम जो GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, जो 1990 का जो लेवल है, 1990 में जो हमारी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन लेवल है, उसी लेवल को हम यहाँ पे मेंटेन करके रहेंगे। और उस लेवल से अगर हम 5.2% कम करने की कोशिश करेंगे बाय 2012, यानी जो 1990 में ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल था उससे 5.2% हमें कम करना है बाय 2012। और ये जो कम करने का टाइम पीरियड है वो डिसाइड किया गया कि 2008 से 2012 में ये सब कुछ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा D6 का D करेक्ट आंसर है क्योटो। स्टॉकहोम, जैसे मैंने बताया, स्वीडन में सबसे पहले हमारा 1992 की मीटिंग होती है, पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद में उसी के साथ में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी लाया जाता है 5 जून को, इसलिए एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। इसमें हमारा कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हमारी बात होती है। रियो डी जेनेरियो, जैसे मैंने बताया, 1992 के अंदर में मीटिंग होती है, जिसको हम, इतनी बड़ी मीटिंग थी कि इसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। और पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग अर्थ के ऊपर हो रही थी। उसके बाद में जैसे मैंने बताया आपको, उसके बाद से यानी यूएनएफ ट्रिपल सी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर में इसके साथ साथ में और भी चीजें स्टार्ट होती है, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसी के साथ में रियो +20 का कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंसिपल जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है वो यहाँ पे लाए गए। एजेंडा 21 भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया। और ये 6 बॉडीज एक तरीके से आती है, जिनमें से ये वाली जो बॉडीज हैं, दीज आर दी बाइंडिंग। इनके ऊपर कोई ना कोई कंपल्शन लगाया गया। डेफिनेटली इनके ऊपर इतना ज्यादा नहीं है, बट डेफिनेटली आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, बट नॉन बाइंडिंग इनको रखा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज द डी, क्योटो इज द करेक्ट आंसर, 6 का डी करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। मीडो, ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू मीडो 1972,
ये द प्रेजेंट ट्रेंड अगर वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन का जो चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का चल रहा है, पोल्यूशन का, फूड प्रोडक्शन, रिसोर्स डिप्लीशन, ऐसे ही अगर चलता रहा, द लिमिट ऑफ ग्रोथ ऑन आवर प्लेनेट विल बी रीच्ड इन द नेक्स्ट। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो द लिमिट ऑफ ग्रोथ है ये क्या चीज है। ये एक पब्लिश की गई थी क्लब ऑफ रोम ने 1972 के अंदर में इसको पब्लिश कराया था। ये एक तरीके से कंप्यूटर मॉडल को यूज करके ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा कब तक कितना एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है। तो कंप्यूटर बेस्ड है ये। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर मॉडल बनाया गया और इसमें देखा गया कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा एनवायरमेंट पे, इकोनॉमी पे और बाकी चीजों के ऊपर में। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि लोगैरिथम्स को यहाँ पे यूज किया गया, पुराने पैटर्न्स को यहाँ पे यूज किया गया और उनको पैटर्न को यूज करके एक्सपेक्ट किया गया कि ये ऐसी चीज अगर चलती रही तो हमारे नेक्स्ट लिमिट कब आ जाएगी। तो 100 साल में लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे पहली बार डिस्कस किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू मिडो 100 ईयर के अंदर में लिमिट ऑफ ग्रोथ यहाँ पे आ जाती है। अगर हम बात करेंगे, सपोज कर लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में द वाटर पॉल्यूशन इन रिवर इज मेजर्ड बाय द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ, क्या किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि वाटर में पॉल्यूशन ज्यादा है। डेफिनेटली हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं नेचुरली। यहाँ पे नेचुरली जो पॉल्यूशन हम देख पा रहे हैं वो किस तरीके से देख सकते हैं। क्या ओजोन, ओजोन डेफिनेटली बहुत कम क्वांटिटी में, तो उससे तो हम नहीं पता लगाएंगे। नाइट्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा है और हमारे वाटर बॉडीज में कम होता है। क्लोरीन हम जानबूझ के बाहर से डालते हैं और हमारे समुद्र के पानी में होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है रिवर, तो रिवर के अंदर क्लोरीन तो वैसे भी पहले भी कम ही होता है। जब इसको प्योर किया जाता है, पानी को फिल्टर किया जाता है, उस टाइम पे लास्ट स्टेज में टोटल 7 स्टेज से पास किया जाता है रिवर का पानी पीने लायक बनाने के लिए। और वो जो 7 स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस के अंदर में आप देखेंगे जो लास्ट स्टेज होती है फिल्ट्रेशन की, उसके अंदर में ही यहाँ पे क्लोरीन डाला जाता है। इज क्लियर? तो हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो नेचुरली डिसॉल्व्ड अमाउंट किस चीज की, ऑक्सीजन की। अगर हम ऑक्सीजन अगर देखेंगे, यानी जितना ज्यादा ऑक्सीजन है हमारे वाटर के अंदर में, यानी उतना हेल्दी एनवायरनमेंट है वहां पे, उतना वो अच्छा पानी वहां पे प्रेजेंट है और वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो ठीक से सरवाइव कर पाएगी। रिवर के अंदर में जो एक्वेटिक लाइफ है वो ठीक से सरवाइव कर पाएगी। तो ऑक्सीजन अगर कम है तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यहाँ पे आपको ज्यादा है, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो यानी पॉल्यूशन का क्वांटिटी हमारे पास कम है, क्योंकि तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। ओके, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 8 का डी ऑक्सीजन इज करेक्ट। तो जैसा मैंने बताया आपको, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ, जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड होती है जो बैक्टीरियाज, जनरली बैक्टीरियाज जब किसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट को या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए यूज करते हैं, डिकम्पोज करने के लिए यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन जो यूज करते हैं, जितनी अमाउंट की ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है यूनिट अमाउंट के ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब जो हमारा पॉन्ड या लेक या रिवर जो है उसके अंदर में वेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ेगा तभी जो बैक्टीरिया ज्यादा अटैक करेंगे। अगर ज्यादा अटैक करेंगे तो वो जो हमारे ऑक्सीजन वाटर के अंदर में उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे वाटर के अंदर में, उसको सब कर लेंगे बीओडी के लिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए, क्योंकि उसको अब डिकम्पोज करना है तो ज्यादा से ज्यादा उसको रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डी करेक्ट आंसर होगा, यानी 8 का डी करेक्ट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ए ट्री स्पीशीज इन मॉरिशियस, a tree species in Mauritius failed to reproduce because of the extinction of the fruit eating bird, because of the fruit eating bird। ऐसी कौन सी फ्रूट ईटिंग बर्ड है जिसकी वजह से यहाँ पे मॉरिशियस के अंदर में जो ट्रीज है उनका सर्वाइव करना थोड़ा सा, स्पेशली
जो रिप्रोड्यूस करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। इनमें से कौन सी बर्ड है ये आपको बताना है, यानी किस बर्ड से इसका डायरेक्ट रिलेशन है वो आपको देखना है। आप ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया है। उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये करंट अफेयर में रहा था, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। रैंडम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं पूछी जाएंगी, यानी रैंडमली कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या करंट अफेयर में है डेफिनेटली तब आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये एक सिंपल सा म्यूचुअल रिलेशन है जिसको हम म्यूचुअलिज्म क्लास में पढ़ते हैं। तो म्यूचुअलिज्म जो होती है एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को किसी तरीके से हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो बर्ड होती है ये क्या करती है, ये जो प्लांट है हमारा, मान लीजिए, ठीक है, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्री स्पीशीज है, ये अपनी जो बाहर की जो लेयर होती है ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाने की वजह से बाहर से एक्सचेंज नहीं कर पाती। कुछ चीजें तो वो सॉइल से एक्सचेंज करती है और कुछ चीजें, कुछ प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्ट भी एक्सचेंज करते हैं। अगर ये जो लेयर है, आउटर लेयर, अगर ये थिक हो जाएगी तो ये ठीक से इसको एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वेंटिलेशन इसके अंदर नहीं बन पाता, ठीक से सर्वाइव ये ट्री नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई बर्ड ये धीरे धीरे इस लेयर को अगर खत्म कर दे, अगर कोई बर्ड इस लेयर को यहाँ से खत्म कर दे, तो आप देखिए जैसे जैसे लेयर जो है थिन होती चली जाएगी, ये थिन होती चली जाएगी और अब ये इजी हो जाएगा इस ट्री के लिए सरवाइव करना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हेल्प करती है एक बर्ड जिसका नाम है डोडो। तो डोडो बर्ड इसके ऊपर की लेयर जो है उसको क्लीन करती रहती है, जिसकी वजह से ये सांस ले पाता है ठीक से। लेकिन जब ये बर्ड की एक्सटिंक्शन होता चला जाएगा, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड है, अब डेफिनेटली जब ये ही नहीं हो पाएगा तो ये अपना ये ठीक से एक्सचेंज कैसे कर पाएगा, इस वजह से यहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो जाएगा और ये भी धीरे धीरे करके सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये बर्ड का नाम होगा डोडो। ये आपको करंट अफेयर से ये चीजें हम जनरली करते हैं तो वो वहां से कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे अगर बर्ड्स के ऊपर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, डॉग जो बर्ड है ये एक छोटी साइज की बर्ड है, मीडियम साइज की बर्ड है, वर्ल्ड वाइड मिलती है। यहाँ पे सीड, फ्रूट्स और ग्रेन्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होती है। और कॉमन स्पीशीज इंक्लूड रॉक डॉग जो सबसे ज्यादा मिलती है कोलंबिया, लीबिया में, या फिर स्पॉटेड डॉग मिलती है स्विलिया जो चिलेंसिस है उसके अंदर में। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, यहाँ पे जो हमारे दूसरी बर्ड्स के बारे में भी यहाँ पे पहले बताया हुआ है। स्काउस जो है वो सी बर्ड है, यानी समुद्र के आसपास पोलर और टेम्परेट रीजन में, ठंडे रीजन में आपको ये दिखाई देगी। एग्रेसिव प्रीडेटर है, यानी दूसरों के ऊपर में अटैक भी कर देते हैं। ऑफन स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर सी बर्ड, दूसरे सी बर्ड से ये चुरा लेते हैं। कॉन्डोर की अगर हम बात करेंगे, न्यू वर्ल्ड वल्चर है ये, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। स्कैवेंजर की तरह यहाँ पे काम करती है। और carrion not fruit on seed that feed on carrion, यानी एक तरीके से डायरेक्टली फ्रूट और सीड के ऊपर नहीं बट उसके दूसरे पार्ट्स के ऊपर में ये एक तरीके से डिपेंडेंट होती है। एंडेवर कॉन्डोर और जो कैलिफोर्निया कॉन्डोर है जिनके बायोलॉजिकल नेम यहाँ लिखे हैं, ये हमारे जो है फेमस बर्ड्स हैं। बट जो हमारा आंसर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे, डोडो इज द करेक्ट आंसर। तो डोडो जो है हमारे पास एक तरीके से तम्बालैकोक्यू जो है, तम्बालैकोक्यू ट्री जो है, या फिर इसको हम डोडो ट्री इन मॉरिशस स्ट्रगल टू रिप्रोड्यूस आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ द डोडो जो बर्ड है, यानी डोडो के नाम से ही हमने इसकी ट्री का भी नाम रख दिया है। और 1600 के आसपास में ये एक्सटिंक्ट हो गया होगा और ये उस वजह से यहाँ पे धीरे धीरे ये भी पॉपुलेशन इसकी कम होती चली गई। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, 10th क्वेश्चन की तरफ में। एस्टोरीज पोजेस डिस्टिंक्ट ब्लूम ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ए पिगमेंटेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा डाइनोफ्लैजिलेट्स। हम लोग जब किंगडम करते हैं क्लास में, तो किंगडम के अंदर में आप लोग तो बहुत सारी हमारे पास कैटेगरीज है, 5 कैटेगरी आप जानते होंगे। एक कैटेगरी यानी एक किंगडम है मोनेरा, एक किंगडम हमारे पास प्रोटिस्टा, एक किंगडम है हमारे पास फंजाई, एक किंगडम है हमारे पास प्लांटे, और एक किंगडम है हमारे पास एनिमल है जिसको हम शॉर्ट में एनिमल बोलते हैं, और प्लांटेई को हम शॉर्ट में प्लांट बोलते हैं, फंगस, फंजाई। तो ये हमारे पास 5 किंगडम है जिसके अंदर में ये वाली जो कैटेगरी है इसमें ज्यादातर हमें बैक्टीरियाज दिखाई देते हैं। इन दोनों को आप समझते ही है, प्लांट वाली कैटेगरी एनिमल वाली कैटेगरी है, फंगस वाली कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है प्रोटिस्टा वाली, इसी कैटेगरी के अंदर में होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला एक तरह का
ऑर्गन होता है, आप मान सकते हैं कि ये मान लीजिए प्रोटिस्टा है, तो पीछे इनके ऐसे ये निकले रहते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको हम यहाँ पे फ्लैजिला बोलते हैं। और कई बार जो फ्लैजिला है एक टेल के अंदर भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हीं को हम फ्लैजिला बोलते हैं, जिसकी वजह से आसानी से ये मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जब अलग अलग तरह के होते हैं तो हम बहुत जगह देखते हैं, जैसे कि मेडिटेरेनियन में हो गया या फिर आसपास ये कई, ये ऊपर से जब हम देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट ज्यादातर ये रेडिश कलर के होते हैं। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो समुद्र हमें लाल कलर का दिखाई देगा। इधर क्लियर? तो यहाँ पे ये बोला गया बूम को हम क्या बोलते हैं, इस ब्लूम को हम क्या बोलते हैं, रेड कलर का जो दिखाई देता है। अब वो रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें एक प्रोटिस्टा डाइनोफ्लैजिलेट है। लेकिन जो अपीयर होता है ऐसा लगता है कि पानी का कलर लाल हो गया है, तो इसको हम रेड टाइड्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ओके, सो रेड टाइड जो है पिगमेंटेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है, और ये रेड कलर का होता है जैसे मैंने बताया। प्लस में और बहुत सारे तरह का हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैक ये हमें इस तरह का दिखाई देता है रेड कलर का। जो पेरिंडिनिन जो है इन डाइनोफ्लैजिलेट जो इसको कलर को बनाता है, और केरेनिया ब्रेविस ये प्रोड्यूस करता है, यानी एक तरीके से एक दूसरी स्पीशीज की अगर हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट में, तो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि मैराइन लाइफ को खराब भी कर सकता है। सी टाइड्स का यहाँ पे मतलब है रेगुलर मूवमेंट ऑफ द सी वाटर। जो आप जानते हैं कि लो टाइड्स होती हैं और हमारे पास हाई टाइड्स होती हैं, और लो टाइड और हाई टाइड के रीजन को हम टेक्निकली कोस्ट के नाम से जानते हैं, और कोस्ट के आसपास का सारा रीजन कोस्टल रीजन यहाँ पे बोला जाता है। ओके, ये टाइड्स आप जानते हैं कि मून, सन एंड अर्थ, इन तीन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारी अर्थ पे जो पानी है वो चलता है। और जब हमारा जो अर्थ है, ये हमारा मून है मान लीजिए, ये हमारा सन है, तो हमारा इसमें क्या होगा, इसके ऊपर जो पानी प्रेजेंट होता है, यानी हमारी जो अर्थ के ऊपर पानी प्रेजेंट होता है, ये इन दोनों से अट्रैक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है, उसी से टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये टाइड चलती है, उसी तरीके से डाइनोफ्लैजिलेट जब प्रेजेंट होता है तो हमें ऐसा लगता है कि लाल कलर की जो टाइड चल रही है। ये नेविगेशन के लिए, फिशिंग के लिए और कोस्टल इकोसिस्टम के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होता है। टाइड्स नहीं चलेंगे तो हमारे जैसे कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, उनमें काफी ज्यादा जो शिप की मूवमेंट हो पॉसिबल अगर है तो वहां पे टाइड्स की ही हेल्प से। तो 10th का जो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफी लंबा क्वेश्चन है पूछने में, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको बस एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द एशियन व्हाट, ये एक्स क्या है ये आपको बताना है। ये अभी आज प्रेजेंट ये क्वेश्चन जब पूछा गया 1999 में, उस टाइम पे 20,000 से 25,000 एक्स हैं। नेचुरल हैबिटाट अगर इसका देखेंगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं, ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट में भी आपको मिलेंगे, स्वाम्प यानी वेटलैंड्स ग्रासलैंड्स के अंदर में भी दिखेंगे, और कभी कभी जो इनकी प्राइम जो हैबिटाट है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी है। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको वहां से दे आर फाउंड इन द फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ द देहरादून में दिख रहे हैं, बिजनौर में दिख रहे हैं, नैनीताल यूपी में दिखाई दे रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, कर्नाटका, केरला। सेंट्रल इंडिया में इनकी जो पॉपुलेशन है वो साउथ बिहार और जो उड़ीसा है उधर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ईस्ट में नॉर्थ बंगाल तक। बताइए ये एनिमल का नाम क्या है। डेफिनेटली अगर हम इसके अंदर में देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो वन हॉर्न राइनोसिरस पूरे इंडिया में नहीं है, ये हमारे मेनली आसाम वाले रीजन में आपको दिखाई देता है। सेकंड अगर हम बात करेंगे टाइगर, जैसा कि आप जानते हैं हर जगह हमें टाइगर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लायन की बात करें, सेम गिर की तरफ में आपको, गुजरात की तरफ में आपको, थोड़ा नीचे की तरफ में, थोड़ा सेंट्रल इंडिया में, लेकिन जैसे यहाँ पे ईस्ट और ये बात चल रही है वहां पे तो डेफिनेटली नहीं। तो ऐसी जहाँ पे जो साउथ में भी दिखाई दे, नॉर्थ में भी दिखाई दे, वेस्ट में भी दिखाई दे और थोड़ा ईस्ट में भी दिखाई दे, तो वैसा एनिमल एक ही है हमारे पास, दैट इज द एलिफेंट। और दूसरी बात हम इससे आइडिया लगा सकते हैं पॉपुलेशन से। अगर हम राइनोसिरस की बात करें तो 1999 में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो हमारी पॉपुलेशन 5,000 से ज्यादा नहीं होगी उस टाइम पे राइनोसिरस की। टाइगर की जो पॉपुलेशन है उस टाइम पे 1200 के आसपास हुआ करती थी। लायन की पॉपुलेशन कुछ ही हजार है, और एलिफेंट ही एक ऐसी चीज है जिसकी पॉपुलेशन इतनी हो सकती है हमारे इंडियन फॉरेस्ट के अंदर में। तो दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, एलिफेंट इज द करेक्ट
आंसर। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डज नॉट डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। डज नॉट पे आपको फोकस करना है, जो नहीं है हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। चलिए देखते हैं, वाटर सेस एक्ट, डेफिनेटली इस तरह के जो एक्ट है वाटर प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन डेफिनेटली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी आंसर हमारा करेक्ट नहीं है, ये भी आंसर, ये दोनों ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पूछा गया कौन सा एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं। अब पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। देखिए, जब कभी फॉरेस्ट वगैरह और कट करे जाएंगे, मान लीजिए, या आपको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जाएगा किसी दूसरे एरिया के अंदर में, तो आपको उस टाइम पे इंश्योरेंस आपको मिलेगा। या फिर एनवायरनमेंट से, ऐसा मान लीजिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका कोई सपोज कीजिए कोई डिजास्टर हो जाता है, और उस केस में आपको एक तरीके से इंश्योरेंस जो मिलता है, यानी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से आपका जो इंश्योरेंस आपको मिला है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऐसे भी इंश्योरेंस को कवर करता है जो एनवायरनमेंट की वजह से हुए हैं, तो डेफिनेटली ये जो है ये भी इससे रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाला है, दैट इज द पोर्ट लॉ अमेंडमेंट, ये तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हमारा रिलेटेड है, इसका कोई एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा ये वाला जो है एक्चुअली में रॉन्ग है, और यही हम बोल सकते हैं ये हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर होगा। तो पोर्ट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1997, आइए देख लेते हैं। Port Law Amendment Act 1997 is the correct primary deal with the port management and the administration rather than environment। यहाँ पे पोर्ट रिलेटेड रेगुलेशन, ऑपरेशन, डेवलपमेंट कैसी होती है उससे बात चल रही है। वहीं पे वाटर का रिलेटेड जो है डेफिनेटली वो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, वाटर कंजम्पशन जो हमारी इंडस्ट्रीज करती हैं ये उससे रिलेटेड होगा। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के अंदर में फॉरेस्ट है जो हमें डेफिनेटली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कि हमें डिफॉरेस्टेशन जो है और इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, वो थोड़ा कम करना चाहिए, फॉरेस्ट कटिंग कम करनी चाहिए, और गवर्नमेंट की अप्रूवल हमें चाहिए बिफोर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट टू दिस। लेकिन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस की बात करें तो ऐसे हजार्ड जो एनवायरमेंटल की रीजन की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं, उस पर जो कंपनीज और या फिर पब्लिक लायबिलिटी एक्ट के अंदर में आपको वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो एक तरीके से मान के चलते हैं कि ये एनवायरमेंटल जो हुआ है इसमें किसी का कॉज नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको एक इंश्योरेंस वहाँ पे करवा के देती है। सो इट कवर इंडस्ट्रीज हैंडलिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई इंडस्ट्री की वजह से भी अगर हुआ है तो डेफिनेटली उसके अंदर में आप किसी कंपनी के अगेंस्ट जब केस करेंगे तो आपको ये जो इंश्योरेंस है यहाँ से भी आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। इससे कोई पोर्ट लॉ से कोई रिलेशन नहीं है एनवायरमेंट का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ में। पूछा गया है मिनिमम लैंड एरिया रेकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन द प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया। 1999 का क्वेश्चन है, ये सिंपल आपको याद रखना है। 33%। आज भी अगर हम बात करेंगे जो COP29 मीटिंग हुई है बाकू इन जगह पे, और अजरबैजान, COP26 जो हुआ है मीटिंग, COP24 मीटिंग, COP21 मीटिंग जो हुई है, इन सब मीटिंग्स के अंदर में 5 मिनट का प्रोसेस था, वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। तो COP21 और COP24, COP26 ये सारी जो मीटिंग हुई है ये 30, इसमें सब डिस्कशन किया गया है कि 33% जो रीजन है वो हमारा एटलीस्ट किसी ना किसी फॉरेस्ट के अंदर में या किसी ना किसी हमारे रिजर्व के अंदर में होना चाहिए। तो यहाँ पे 33% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मिनिमम लैंड एरिया जो है वो 33% होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द फर्स्ट मैराइन सेंचुरी इन इंडिया। पहली मैराइन सेंचुरी हैविंग विद इन इट्स बाउंड कोरल रीफ भी आपको मिले, मॉलस्क भी दिखे, डॉल्फिन, टॉर्टोइज और वेरियस काइंड्स ऑफ सी बर्ड्स आपको यहाँ पे दिखे। तो अब इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इसी सेम ईयर में यहाँ पे पूछा गया। गल्फ ऑफ कच्छ एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक तो टेम्परेचर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि कॉरल्स को
हम सर्वाइव अगर देखना चाहते हैं तो 24 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको एटलीस्ट इसके अंदर में चाहिए होता है। सेम इज द केस विद द डॉल्फिन्स। डॉल्फिन भी बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में, जो इंडियन डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन है, और जो हमारे इंडिया के आसपास रहने वाली गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत कम टेम्परेचर में नहीं रह सकती, लेकिन जो इंडिया के आसपास वाला टेम्परेचर उसमें आराम से रह सकती है। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 14 का सी इज करेक्ट। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है 1980 में नेशनल पार्क का इसको एक स्टेटस मिला गुजरात के अंदर में, और इसके अंदर में टोटल 42 आइलैंड्स है जो ये सारी जो स्पीशीज है उनको कवर करते हैं। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैराइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मैराइन नेशनल पार्क और सेंचुरी हमें इस गुजरात में दिखाई देती है। सुंदरवन आप जानते ही है कि वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा जो वेटलैंड्स है वो यहीं पे है, और सबसे बड़े हमारे पास यहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भी हमें यहीं पे इस साइड में दिखाई देते हैं। तो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी दिखाई देते हैं, और यहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व्स भी है। क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन, एस्टुरी फिशेस और माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, चिलिका लेक महानदी से निकलती है। चिलिका लेक उड़ीसा के अंदर में, एशिया, और यहाँ पे जो एक रिवर का पानी और यहाँ पे जो सी का पानी, ये जो लेक है हमारी चिलिका लेक, ये महानदी यहाँ से निकलती है। तो इसके अंदर में दोनों तरह का पानी मिल जाता है, जो कि एक ब्रैकिश वाटर हो जाता है। 24.7 पीपीटी यहाँ पे होती है, यानी 24.7 पार्ट पर 1000, यानी 1000 अगर पानी है तो 24.7 उसमें वाटर होगा। तो ब्रैकिश जो है हमारे पास ये वाटर रहता है, और इसका होम यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन आपको मिलेगी, साइबेरियन यहाँ पे क्रेन्स आपको मिलेंगी। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से इंडिया में माइग्रेट करके आती है, और रिच फिशेज स्पीशीज भी मिलेंगे। और डेफिनेटली चिलिका लेक को काफी पहले रामसर वेटलैंड साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। लक्षद्वीप आप जानते हैं अरेबियन सी के अंदर में, इंडिया के अंदर में, और प्रिस्टन कोरल अटॉल्स यहाँ पे, यानी पूरा का पूरा कोरल से बने हुए आइलैंड्स हैं, और उसी के ऊपर हमारे सारे रेस्टोरेंट, सारे जो होटल्स और जो पूरा बिजनेस चलता है, हॉस्पिटल्स, ये सारे इसी चीज के ऊपर में बने हुए हैं। यहाँ पे भी हमें बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ, सी टर्टल, रीफ शार्क, और आपको जो ट्रॉपिकल फिशेस है ये आपको मिलती है। लेकिन मैराइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जोन्स हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली। किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इको फ्रेंडली है? क्वेश्चन 99 का है, याद रखिएगा। तो उस हिसाब से हमें उस टाइम का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो नया इको फ्रेंडली है वो डेफिनेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके अंदर हम जो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उसको यूज नहीं करते हैं। हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स को भी हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। तो एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें मिनिमम हम वेस्टेज और मिनिमम लॉस चाहते हैं, और मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं, उसी को हम एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम देते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर में फायर लगानी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है, और वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन करती है। कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज अगर हम ग्रो करेंगे, जितना हाई यील्ड वेराइटी हम ग्रो करेंगे उतना ज्यादा एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी बढ़ता है। और ग्रोइंग प्लांट्स इन द ग्लास हाउसेस, जो जिसको हम ग्रीन हाउसेस भी बोलते हैं, ये भी अगर हम बोलेंगे तो इको फ्रेंडली ये है, बट उतने बड़े स्केल पे नहीं है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर एक बड़े स्केल पे होता है, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे करेक्ट होगा। ये वाले जो तीन है हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनको हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल रिसोर्स, ये हमारा मेन इसमें पर्पस है। केमिकल हम यूज नहीं करना चाहते हैं, पोल्यूशन कम से कम करना चाहते हैं, और क्रॉप रोटेशन जो है उस पर फोकस होगा। कंपोस्टिंग, बायोलॉजिकल पेस्ट, ग्रीन मैन्योर, और इन्हीं पे हमारा मेनली यहाँ पे फोकस रहता है। शिफ्टिंग में स्लैश एंड बर्न होता है, तो डेफिनेटली फायर लगाई जाती है, तो हमारे लिए ये डिफॉरेस्टेशन और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। और अगर हम बात करेंगे हाई यील्ड, जितनी हाई यील्ड यूज करेंगे उतने ज्यादा केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन हमें करनी पड़ती है। सॉइल डिप्लीशन होता है, इससे ग्राउंड वाटर ओवर यूज हो जाता है, क्योंकि जो ज्यादा पानी चाहिए होता है। पेस्टिसाइड का पोल्यूशन बढ़ता है। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये इको फ्रेंडली हमारा, डेफिनेटली फूड प्रोडक्शन को तो बढ़ाता है, लेकिन हमारी जो सॉइल है उसकी लाइफ को और वाटर हेल्थ है उसको ये कम
कर देता है। ग्रीन हाउस गैसेस भी हमारे लिए होता है, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट को ऑब्वियसली ये एक तरीके से यहाँ पे कुछ इफेक्ट कर रहा है, हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन को कम करता है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे इसको यूज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये भी पूरी तरीके से इको फ्रेंडली यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो आंसर होगा इसका 15th का, ए इज करेक्ट आंसर। 16th अगर हम बात करेंगे तो 16 का, विद इन biological communities, some species are important in determining the ability of a large number of other species to persist in the community. Such species are called, यानी एक ऐसी biological community जहां पे हमारी ability of large number of other species, यानी एक species जो दूसरी species को एक तरीके से बचाने की यहाँ पे कोशिश करेगी। यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज हमारा करेक्ट होता है। कीस्टोन स्पीशीज का मतलब है एक ऐसी स्पीशीज है जो वहां की पॉपुलेशन को मेंटेन करने में, अगर यानी पॉपुलेशन कम है तो ज्यादा करने में, और अगर ज्यादा है तो उसको कम करने में हेल्प करती है। जैसे कि टाइगर अगर किसी एरिया में एंटर कर जाता है तो वहां पे जो दूसरे प्रीडेटर्स प्रेजेंट होते हैं वो उतना ज्यादा अब दूसरे एनिमल को नहीं खा पाते, जिस वजह से पॉपुलेशन मेंटेन हो जाती है। और कई बार टाइगर ही कई बार उस पर्टिकुलर रीजन की पॉपुलेशन को कम कर देता है। तो यानी टाइगर की प्रेजेंस में दूसरे प्रेडेटर काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। और कई बार टाइगर ही पॉपुलेशन को कम कर देता है तो पॉपुलेशन कम हो रही है। तो टाइगर एक कीस्टोन स्पीशीज है, इसका प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, टाइगर, वॉल्व, सी ओटर, बीवर्स, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कीस्टोन स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। एक बार हम एलोपेट्री के स्पीशीज देख लेते हैं, जो स्पीशीज जो हमारे अलग अलग डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में रहती है और एक साथ अपने हैबिटाट को शेयर नहीं करती है, जैसे कि गैलोपागस पिंचर्स है और अफ्रीकन और एशियन जो एलिफेंट्स हैं, ये एलोपेट्री के यहाँ पे होते हैं। दूसरी बात है सिम्पेट्री का मतलब है लिव इन सेम ज्योग्राफिकल एरिया बट अपने अपनी चीजों को वो शेयर यहाँ पे नहीं कर रहे, अलग अलग तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि चिल्डिश फिश है हमारी अफ्रीकन लेक्स के अंदर में, और एप्पल मैगट फ्लाइज है हमारी अलग अलग रीजन्स के अंदर में। इसी तरह के जितने भी हमारे सीरीज हैं, इसके बाद में हम 1990 जो यानी 25 से लेकर अभी हमने जो 2000 किया है, उसके बाद का क्वेश्चन जो है हमारे 2001 के फॉरवर्ड वाले नेक्स्ट वाली सीरीज में हम करेंगे। अब आगे जाके आप देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन के नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली सीरीज के अंदर में। थैंक यू।